न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे फिजिक्स में, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली में आप देख सकते हो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बिना आप कोई भी फिजिक्स कभी आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि फिजिक्स को पढ़ना है आपको अच्छी तरीके से, मतलब मैकेनिक्स को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, मतलब खास करके मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स मतलब मैकेनिक्स हम पूरे सब जगह पे आएगा। मतलब हम लोग कोई भी सेक्शन लेंगे, हीट एंड थर्मो लेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स लेंगे, मॉडर्न फिजिक्स लेंगे, वेव्स लेंगे, कहीं पे भी लेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का बेस काम में आने वाला है। मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स दोनों का बेस काम में आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और मैं वापस बोलता हूँ कि इसके बिना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पेड़ है, बाजू में न्यूटन है, एप्पल गिर रहे हैं, न्यूटन को सूझ गया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। गाइस ये स्टोरी नहीं है, ये तो स्टोरी हम लोग ऐसी कहानियों में अपने बच्चों को बताने के लिए बोलते हैं। एक्चुअली कुछ अलग ही स्टोरी है, ठीक है। न्यूटन बहुत पहले से ही काम कर रहा था, वो एप्पल गिरा और उसको तब वो बहुत पहले से काम कर रहा था, उसको कुछ स्ट्राइक हुआ, और जब उसको जो स्ट्राइक हुआ उसने फिर उसको इंप्लीमेंट किया, ठीक है गाइस। अब एकदम पहली चीज, जो सबसे पहली चीज है, आप लोग को हेडिंग डाल के रखो। सबसे पहली चीज है गाइस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप्स के फोर्सेस होंगे कि जो अपने को पूरे फिजिक्स में काम में आने वाले। तो मैं पहले यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूँ, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितने हैं। तो पहले सबका फेवरेट ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। अरे ग्रेविटी फोर्सेस तो पता ही है यार, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है। हम लोग बोलते हैं ना mg, देखो ना यहाँ पे लिखा रहता है, एक मास m है mg, सबने सुना ही होगा। g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 या 10, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। सो गाइस ग्रेविटी फोर्स जो अपने को बहुत काम में आने वाला है। और मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, इट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। एक्टिंग डाउनवर्ड, अब ये क्या है वो बाद में अपन करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको लिख के रखना है, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, mg, यहाँ पे लिखा है देखो mg। तो मैं मास m दूं तो ग्रेविटी फोर्स हमेशा क्या होगा, mg होगा, इस तरीके से ये हो जाएगा मेरा फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटी फोर्स हो गया। अब इसमें कोई दिमाग नहीं लगा ना, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ सुनते जाना है। देखो दूसरा फोर्स यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स देखो n से लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। सपोज एक ब्लॉक है जो देखो टेबल पे रखा हुआ है, और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे दिख रहा है आपको, कहाँ पे दिख रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है ना। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कहाँ पे दिख रहा है आपको, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब वो डायरेक्शन क्यों अपवर्ड है, क्यों डाउनवर्ड क्यों नहीं, हो सब कुछ बाद में बताऊंगा। मैंने क्या बोला आपको, अभी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे दिख रहा है आपको, अपवर्ड। सिर्फ नॉर्मल फोर्स को लिख के रखो, ठीक है। उसके बाद एक देखो ग्रेविटी हो गया, नॉर्मल हो गया। यहाँ पे दिख रहा है देखो टेंशन, क्या दिख रहा है यहाँ पे, टेंशन। टेंशन किस में दिख रहा है, स्ट्रिंग दिख रही है, स्ट्रिंग कहीं पे भी आपको एक स्ट्रिंग दिख रही है। तो स्ट्रिंग जहां पे भी दिख रही है वहां पे मैंने एक फोर्स ड्रॉ किया, टेंशन, और इस मास के ऊपर है। अब वो डायरेक्शन वगैरह भूल जाओ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन से फोर्सेस आने वाले हैं। ग्रेविटी फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। देखो ब्लॉक ऐसे जा रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, ठीक है। मैं जस्ट देखो ये जो मैंने 5 टाइप के फोर्सेस यहाँ पे दिए, और लास्ट का है स्प्रिंग। देखो यहाँ पे ये एक पूरा का पूरा वॉल है और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को यहाँ पे मास लगा है, तो ये वो स्प्रिंग फोर्स। तो दिमाग में डालना है कि ये क्या क्या है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो 5 के 5 फोर्सेस जिस तरीके से दिए हैं लिख के रखो, ठीक है। ये 5 के 5 फोर्सेस, अब कौन से डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, वो सब बाद में। टेंशन क्या है, कौन सी डायरेक्शन में, फ्रिक्शन क्या है, वो सब बाद में, ठीक है। पहले इतना लिखो, हाँ ड्रॉ भी करके रखो, ड्रॉ भी करो डायग्राम। ऐसा लिखो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटी फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स, टेंशन सिर्फ ड्रॉ करके रखो, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग। मैं भी इसको अच्छे से बताऊंगा। जनरली जब मैं बोलता हूं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में अभी हमने 5 टाइप के फोर्सेस देखे। तो एक्चुअल में जो ग्रेविटी फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब मैं आपको बताता हूं क्या है। मुझे एक बात बताओ, सपोज मैं अभी इधर खड़ा हूं, मेरे ऊपर ग्रेविटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ मुझे। सपोज मैं खड़ा हूं, ग्रेविटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे बताओ। मैं सपोज यहां पे खड़ा हूं, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब सपोज मैं ऐसा पकड़ लो, मैं हवे में हूं, हवे में,
मैं ऊपर हवे में हूं, अब मुझे बताओ मैं हवे में हूं तो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, हवे में हूं तो मैं ग्रेविटी फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मुझे बताओ मैं प्लेन में जा रहा हूं, फ्लाइट में उड़ रहा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा। मुझे बताओ जब मैं हवे में उड़ रहा हूं, स्पाइडरमैन भी जब हवे में उड़ता है तभी भी ग्रेविटी फोर्स लगता है, तो मुझे बताओ उसका कोई कांटेक्ट होने की जरूरत है क्या ग्राउंड के साथ? ग्राउंड के साथ कांटेक्ट होने की जरूरत है उसको? नहीं है। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बहुत टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बोला ग्रेविटी विच इज mg, ठीक है, ये ग्रेविटी फोर्स हो गया। अब बाद में जाके हम 12th स्टैंडर्ड में, मतलब अगले अप्रैल में हम लोग एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वो कूलोम लॉ वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर कोई बोलेगा सर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये सारे के सारे फोर्सेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। कब? ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन अभी हम लोग इसको बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रेविटी, mg। और ध्यान में रखना हमेशा, अर्थ जो होती है ना, अर्थ अपने को पुल करती है नीचे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ ऑलवेज पुल, देखो अर्थ ऑलवेज पुल्स कहां पे? टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम लोग उसको बोलेंगे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो बेसिकली ध्यान में रखना mg ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है। और कभी भी ध्यान में रखना है कैसे, तो मतलब ये मैंने आपको सिर्फ बताया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ग्रेविटी आती है, फिर आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब ही बताओ मुझे क्या होगा? कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब ही क्या है? हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ही क्या है? दो बॉडी का कॉन्टैक्ट हो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने हाथ रखा है, सब लोग यहाँ पे देखो मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर मैंने पेन रखा, मुझे तो मेरा हाथ का और पेन का कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो मेरे हाथ और पेन का कांटेक्ट हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये पेन मेरे हाथ के अंदर घुस रहा है? क्या ये पेन मेरे हाथ के अंदर घुस रहा है? नहीं घुस रहा है। तो वो उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि दोनों बॉडी रिजिड है। अपन एक वर्ड यूज करेंगे, रिजिड बॉडीज, मतलब एकदम अंदर घुस नहीं सकते, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, जैसे ही कांटेक्ट हुआ तो इन दोनों हाथ के अंदर और पेन के अंदर क्या आ गया? कांटेक्ट फोर्स आ गया, कांटेक्ट फोर्स। अब यहां पे दो टाइप के कांटेक्ट फोर्सेस हम लोग जनरली पढ़ते हैं, दो टाइप के कांटेक्ट फोर्स मैं यहां पे लिखता हूं। एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स को, जैसे हम लोग ने यहां पे लिखा नॉर्मल फोर्स को, एक सिंबल यूज किया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एन। नॉर्मल फोर्स का जो सिंबल है वो हम लोग बोलेंगे कैपिटल एन। फ्रिक्शन का सिंबल क्या है? स्मॉल एफ, स्मॉल एफ। कब आएगा? बताओ ये कब आएगा? जब दोनों बॉडीज का क्या होगा? कांटेक्ट होगा। देखो दो बॉडी का कांटेक्ट होगा तो ही कांटेक्ट फोर्स आएगा। अब नॉर्मल फ्रिक्शन दो क्यों? तो एक मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, जैसे मैंने सपोज यहां पे एक बुक आपको दिखाता हूं, लेट्स से एक बुक है, आतिफ सर की बुक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बुक है, ठीक है, इस बुक को कितने एक्सिस है? एक्सिस में बोलूं तो क्या है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब जो एक्स एक्सिस है वो पैरेलल है कि नहीं बुक के? एक जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जो पैरेलल टू बुक है, और जो सपोज वाई एक्सिस इट इज परपेंडिकुलर। तो अब मैं बोलूंगा कॉन्टेक्ट सरफेस जो है ना, तो एक है कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल, ठीक है। तो एक फोर्स आएगा जो कॉन्टेक्ट सरफेस, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, उसका पैरेलल सरफेस क्या होगा? ये एक आएगा कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल फोर्स, और एक आएगा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर, समझे? तो एक आएगा पैरेलल, दूसरा आएगा परपेंडिकुलर। तो जो पैरेलल फोर्स होता है गाइस, पैरेलल फोर्स होता है, जो पैरेलल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हो गया पैरेलल, पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू व्हाट? कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है। और दूसरा होता है नॉर्मल, मतलब क्या? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट? कॉन्टेक्ट सरफेस। समझे क्या? एक होता है पैरेलल, दूसरा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कैसे ड्रॉ करना है, हाउ टू ड्रॉ, बाद में देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है गाइस। ड्रॉ कैसे करना है वो कब देखेंगे? बाद में, ठीक है। तो ध्यान में रखना नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यहां पे लिखो परपेंडिकुलर का सिंबल डालता हूं मैं, और फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल। समझ में आ रहा है? मुझे होता इतना समझ में आया, ये समझ में आया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट गाइस,
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ डू यू अटैच टू बॉडीज? नाउ इफ आई आस्क यू टू अटैच लेट्स से माय टू हैंड्स, दो हैंड को मुझे अटैच करना है, कैसे अटैच करेंगे बताओ मुझे? दो हैंड को मुझे बांधना है, कुछ करना है, अटैच करना है दो जगह से, ठीक है। तो अटैच, सपोज दो बॉडीज को जब अटैच हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे मैं देखो डायग्राम को ड्रॉ करके रख रहा हूँ, मतलब दो मासेस है, एक मास M1 है, दूसरा मास M2 है। मैंने बोला चलो इस दो मासेस को अटैच करो, तो आप क्या करोगे, एक कोई बोलेगा सर स्ट्रिंग डाल दो, रस्सी डाल दो, स्ट्रिंग, दो मासेस को अटैच करना है, M1 M2 दो मासेस को अटैच करना है, ठीक है। इसके अंदर एक स्प्रिंग डाल दो, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग फोर्स, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग फोर्स। और इसके अंदर इसको हम लोग क्या, इसके अंदर जो फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्ट्रिंग फोर्स को कैपिटल T से लिखते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे स्ट्रिंग फोर्स को अपन ने अभी देख लिया, कैपिटल T से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे मैं ड्रॉ करके रखता हूं, लेकिन ये कैसे ड्रॉ करना बाद में। स्प्रिंग फोर्स तो बहुत ही घटिया सा दिखता है गाइस, स्प्रिंग फोर्स बाद में हम लोग लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स को कुछ kx बोलते हैं ना, व्हाट इज k व्हाट इज x बाद में बताएंगे। स्प्रिंग फोर्स इज kx, देखो कुछ अलग ही kx, k इंटू x क्या है बाद में बताऊंगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, ठीक है। तो ये दो टाइप के फोर्स हो गए, जिसमें क्या है, बॉडी का अटैचमेंट, ठीक है। तो यहां पे लिख सकता हूं, इफ यू वांट टू अटैच टू बॉडीज, मैं क्या, अटैच टू बॉडीज, टू एंड मोर बॉडीज, टू और मोर बॉडीज, बट अभी मैंने यहां पे ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस हो गए। अब समझ में आया गाइस, थेरोटिकली समझ में आया, थ्योरी समझ में आया सबको? लिखो इसको, थ्योरी को लिखो, चलो थ्योरी को लिखो। हाँ, स्ट्रिंग फोर्स मतलब टेंशन, स्ट्रिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, जो स्ट्रिंग फोर्स है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे। कोई बोलेगा सर यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग फोर्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे टेंशन। जब हम लोग बोलते हैं ना टेंशन, मतलब सर के अंदर का, ऊपर वाला टेंशन नहीं, स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन, ठीक है। चलो, ये तो कोई बोला सर मुझे को टेंशन आ रहा है सर स्ट्रिंग के अंदर दिमाग में, नहीं, ठीक है, वो अलग है, वो तो हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फटाफट अपने को कौन से फोर्सेस काम में आने वाले। सबसे पहले अपना ग्रेविटी फोर्स mg, ग्रेविटी फोर्स mg कैसे ड्रॉ करेंगे, वो ड्रॉ कैसे करेंगे बाद में अपन बताएंगे। मास m है, ये ग्रेविटी फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। सेकंड फोर्स दिमाग में रखना हमेशा, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कैपिटल N से लिखते कब आता है, जब मैंने कोई भी एक सरफेस लिया, इसके ऊपर मैंने एक बॉडी रखी, ये बॉडी मैंने रखी, तो ये जो बॉडी है उसके ऊपर एक फोर्स आएगा नॉर्मल, ठीक है। और जनरली वो अपवर्ड होता है, वो क्यों अपवर्ड होता है बाद में बताएंगे। ये हो गया नॉर्मल फोर्स जो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। हाँ, बट दिस नॉर्मल फोर्स मैंने जैसे बोला, इट इज परपेंडिकुलर, देखो दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस है, एंड माई नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब वो ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। दिमाग में गया सबके, ठीक है। तीसरा क्या बोला था मैंने, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो अपन बाद में देखने वाले 5th लेक्चर में आएगा, इसको हम लोग 5th लेक्चर में देखेंगे, मतलब अभी 4 लेक्चर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के होने के बाद देखेंगे इसको, ठीक है। ये कब होगा, ये कैसे होगा, मैंने सपोज ये सरफेस है, इसके ऊपर मैंने ब्लॉक रखा हुआ है, अब ये ब्लॉक सपोज आगे 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 जा रहा है। आपको पता है ना फ्रिक्शन क्या करता है, बॉडी को मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, सुना होगा आपने। तो ये आगे 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 जाएगा, फ्रिक्शन जो आएगा इट इज पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस, पैरेलल, तो आइदर ऐसे होगा ऐसे होगा, बट मुझे बताओ ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, फ्रिक्शन आपको पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आइदर इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, अपन देखेंगे किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है बाद में। तो मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन, पैरेलल, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, इतना समझ में आया। तो ग्रेविटी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ग्रेविटी, कौन से फोर्सेस, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, चौथा कौन सा था, टेंशन, टेंशन, टेंशन। अब टेंशन मुझे बताओ, दिमाग वाला टेंशन नहीं, टेंशन मतलब टी, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या, एक रस्सी। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक रखा और उस ब्लॉक को ऐसे हैंग किया, एक ऐसे रस्सी से मैंने या स्ट्रिंग से मैंने एक ब्लॉक को हैंग किया, तो इस ब्लॉक के ऊपर क्या आएगा, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, स्ट्रिंग के अंदर क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा।
अब वो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर डेवलप होता है, वो अभी ऊपर ड्रॉ करेंगे ऐसे या नीचे ड्रॉ करेंगे बाद में, ड्रॉ कैसे करना है बाद में, लेकिन ध्यान में रखना स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। और लास्ट का कौन सा था? स्प्रिंग। लास्ट का कौन सा था? स्प्रिंग। सिर्फ स्प्रिंग याद रखो, ये तो हम लोग बहुत बाद में पढ़ने वाले स्प्रिंग फोर्स। जनरली कुछ लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में ही पढ़ा देते हैं, मैं इसको पढ़ाता हूँ वर्क एनर्जी पावर में। तो अब सबके दिमाग में कौन से फोर्सेस मैंने बताया फटाफट? ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग, ठीक है। ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, ये 5 फोर्सेस आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं फिजिक्स में, ठीक है। अपने न्यूटन के 3 लॉज, भाई जिंदगी से रटते आए ना न्यूटन के 3 लॉज। न्यूटन के 3 लॉ कब से रटते आए? बचपन से। तो अब यहां पे कोई लिखना नहीं है, जिसमें बता रहा हूं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। मुझे तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? न्यूटन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? जो मतलब न्यूटन का काम था बेसिकली, वो क्या था? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सब लोग थर्ड बोलते हैं गाइस, पढ़े नहीं आप? न्यूटन का सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, और न्यूटन का सेकंड लॉ यहां पे लिखा है गाइस, मास के ऊपर मैंने फोर्स डाला तो बॉडी के अंदर क्या आएगा? कोई बॉडी के अंदर जब मैं फोर्स लगाता हूं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बॉक्स बना के रखता हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। मुझे तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने क्या देखा? कोई भी बॉडी है उसके अंदर एक्सेलरेशन देखा। मुझे तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने कभी फोर्स के बारे में बात किया क्या? जब काइनेमेटिक्स टॉपिक चल रहा था तो कभी मैंने बोला कि बॉडी के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है, कभी बात किया मैंने? नहीं बात किया। मैंने क्या सिंपल से बोला, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, बॉडी का इतना स्पीड है, बॉडी का फाइनल वेलोसिटी निकालो, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालो, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। कभी भी मैंने बोला कि कौन सा फोर्स लग रहा है? नहीं। तो काइनेमेटिक्स में जो हम लोग एक्सेलरेशन देखा वो आता किसके वजह से? फोर्स के वजह से। एंड दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्चुअल में देखा जाए, इसको सही तरीके से लिखना है, फोर्स एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, तो बेसिकली F वेक्टर इज इक्वल टू मास, मास वेक्टर नहीं है, स्केलर है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। ये मेरा एक्चुअल लॉ है, ये मेरा न्यूटन का लॉ है। सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब आपको पता है फर्स्ट लॉ क्या होता था? फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन हम लोग, कुछ लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ मतलब नथिंग बट व्हाट? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब क्या है? बॉडी एट रेस्ट, देखो मतलब मैं एक डेफिनेशन को याद वैसे तो रखना नहीं आपको, लेकिन फर्स्ट लॉ क्या बोलते थे? बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू बी इन मोशन अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये था डेफिनेशन, याद नहीं रखना है, मैंने भी रखा था, छोड़ दो, भूल गया मैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? बॉडी सपोज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, बॉडी सपोज मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अनलेस कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे, ठीक है। कोई फोर्स सपोज है, इन शॉर्ट में आपको बताऊं क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। सपोज न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, मैं यहां पे जो लिख रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्स सपोज जीरो है, मुझे तो सपोज फोर्स जीरो है, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन भी कितना होगा? अरे फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा? जीरो। मुझे बताओ एक्सेलरेशन जीरो है तो मुझे बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? अरे किसी बॉडी के एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? अरे वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट हो गई। अब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या? सपोज कोई बॉडी एक सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी ही नहीं, उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, उसको ही तो हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। या मुझे तो मेरी वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है? रुका हुआ एट रेस्ट है, तो मुझे तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब जीरो ही रहेगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब फोर्स जीरो होगा, बस। तो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ का ही तो वर्जन है फर्स्ट लॉ। अरे मतलब फर्स्ट लॉ कुछ है ही नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ का ही वर्जन, छोटा वर्जन। F इज इक्वल टू एम है, F0 A0, काम खत्म, वो हो गया मेरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। समझ में आ रहा है? सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ मतलब क्या? फोर्स जीरो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ मतलब क्या? फोर्स इज इक्वल टू जीरो।
समझे गाइस? इसको ही बाद में आगे जाके हम लोग एक नाम यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक वर्ड यूज करेंगे इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, इतना समझ में। न्यूटन का थर्ड लॉ तो बहुत मस्त है। देखो यहाँ पे दो फ्रेंड लगे हुए हैं, मतलब ऐसा पकड़ लो, मतलब ये मैं जनरली मेरे सब लेक्चर्स में बोलता हूँ, हमेशा मैं आपको भी बोलूंगा। अनंत ने अच्छा स्कोर किया, ठीक है, ओम की जल गई। अनंत ने अच्छा स्कोर किया भाई, क्योंकि अनंत का अपना वैट जो होते हैं उसमें अच्छा स्कोर किया, फिजिक्स में ज्यादा स्कोर हो गया उसका, अनंत का। ठीक है, ओम की जल गई। ओम बोलता भाई मैंने भी तो इतना ही पढ़ा था, मेरे को क्यों नहीं आया। ओम आया, अनंत को जोर से बजाया, मस्त एकदम, एकदम ऐसा रापचिक बजाते ना, एकदम टाट करके बजाया। ठीक है, अब जैसे ही अनंत को बजाया, मुझे बताओ अनंत ने ओम को वापस मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? आपको क्या लगता है? अनंत फिजिक्स पढ़ा हुआ है, देखो अनंत भाई आईआईटी का बच्चा है, अनंत फिजिक्स पढ़ा हुआ है। मुझे बताओ अनंत ने उसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए वापस? गाइस, अनंत होशियार होगा, अनंत समझदार होगा, तो वो ओम को नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा बताओ? ओम को वापस क्यों नहीं मारेगा? आपको पता है? न्यूटन का थर्ड लॉ। अब यहां पे देखो, ओम ने अनंत को जोरदार बजाया। ठीक है, जब ओम ने अनंत को जोरदार बजाया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जब ओम ने अनंत को बजाया, बजाया मतलब क्या? सपोज देखो यहाँ पे कोई आपको सपोज मारता है कान के नीचे, तो आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, तो ओम ने अनंत के गाल के ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन आपको पता है अनंत के गाल ने भी ओम के हाथ के ऊपर फोर्स लगाया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन। तो आपको पता है जब ओम अनंत को मारने जाता है तो ओम को खुद को भी लगता है हाथ पे। दोनों ने, मतलब अनंत ने भी उसी टाइम पे ओम को मार दिया है सेम फोर्स से। उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। मतलब जब ओम अनंत को मारने गया तो ओम को लगा सब भाई मैंने ही अनंत को मारा, लेकिन ओम को यह पता नहीं कि अनंत ने भी ओम को उतना ही मारा है। बस इतना ही है भाई, जब अपने हाथ पे कोई मारता है तो अपने हाथ की स्किन थोड़ी सी काफी अच्छी खासी होती है, तो अपने को लगता नहीं, अपने को सेंस नहीं होता, गाल पे अच्छा खासा लग जाता है। तो अब अनंत को स्ट्राइक को अनंत को लगा, लेकिन ओम को लगा नहीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को मारा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन। बचपन से पढ़ते आए यार, ठीक है, बचपन से पढ़ते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो एक्शन रिएक्शन का गेम मतलब क्या होता है? ओम ने अनंत को मारा, अनंत ने भी ओम को मारा, एक दूसरे को, ओम को पता नहीं चला लेकिन मारा हुआ है। ठीक है, अब वापस सपोज अनंत ओम को मारने गया, तो अनंत ओम को मारेगा, ओम भी अनंत को मारेगा, अनंत को पता नहीं चलेगा। तो क्यों जाएगा भाई? अनंत आराम से रहे तू, ठीक है, खुश रहे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड। इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। तो द फोर्सेस जो होते हैं वो कभी भी एक्शन रिएक्शन मतलब पेयर में आते हैं। अब ये तो मैंने जस्ट थ्योरी बताई, आप इसको लिख के रखो। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इतनी थ्योरी है भाई, थ्योरी इतनी है। अब आने वाले हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बहुत सारे अलग अलग टाइप के बनते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। चलो लिखो इसको पहले फटाफट। देखो फर्स्ट लॉ है जिसमें हम लोग लिखेंगे फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। आप लोग लिखो लॉ ऑफ इनर्शिया करके। ये रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा। देखो यहाँ पे ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। और कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी, v कांस्टेंट हो गई। सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, F इज इक्वल टू ma, सबसे इंपॉर्टेंट। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, थर्ड लॉ। ठीक है।